लेक्चर नंबर 10, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, उसमें जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उसको आप बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी अगर बोलोगे तो आप बोलोगे कि 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम अगर मिलते हैं और H2 1 मोल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो इसमें जितनी हीट निकलेगी उसको आप बोल सकते हो बॉन्ड एनर्जी। वैल्यू सेम आएगी। डिसोसिएशन के टर्म्स में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो हीट देनी पड़ती है, और अगर फॉर्मेशन के टर्म्स में बोलते हो तो हीट क्या होती है, बाहर निकलेगी, इवॉल्व होगी। ठीक है। अब कल हम लोगों ने एक बात करी थी कि अगर किसी कंपाउंड में कई सारे बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, अलग अलग तरीके के हो, या एक ही तरीके के 2, 3, 4 बॉन्ड है, तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबकी सेम ही निकलती है या अलग अलग आती है? तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें, तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखते हो HOH। अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड में OH 2 मोल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, OH 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसको हम 2 मोल बॉन्ड कह सकते हैं। 2 मोल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि बाहर से देखने से तो ऐसा लग रहा है अगर इसमें X, इसको तोड़ने में X एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसको तोड़ने में भी X देनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं देखा गया, अलग अलग। अगर इसको तोड़ने में X हीट देनी पड़ रही है तो इसको तोड़ने में Y हीट आपको देना पड़ रहा है, यानी कि सेम ही बॉन्ड बाहर से दिख रहा है, लेकिन जब पहला बॉन्ड टूटता है तो अलग अमाउंट ऑफ हीट लगती है, और दूसरा बॉन्ड टूट रहा है तो अलग अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। तो अगर इस कंपाउंड में दोनों बॉन्ड सेम है, OH बॉन्ड, तो बोला जाए कि OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन आया कि कैसे निकाले, इस OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बोले या इस OH बॉन्ड की? तो साइंटिस्ट ने क्या बोला? साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा करो कि ऐसे केसेस में एवरेज ले लीजिए, एवरेज बॉन्ड एनर्जी का टर्म ला दीजिए, और एवरेज में क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करिए, एवरेज निकाल लीजिए। अगर पहले वाले बॉन्ड की X है, दूसरे वाले बॉन्ड की Y है, तो X प्लस Y बाई 2 कर दीजिए, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकल जाएगी। बाहर से बॉन्ड सेम दिख रहा है OH, लेकिन पहला तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेगी, दूसरा तोड़ेंगे तो अलग एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे। जितने बॉन्ड हैं उस नंबर से डिवाइड कर दो और सबकी एनर्जी को एड अप कर दीजिए। क्लियर है बात? पक्का? नोट कर लीजिए, कल भी बताया था शायद ये वाला। ऐसे ही मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल में CH आपको 4 बॉन्ड दिखाई देंगे। अब आपसे पूछा है CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तो आप देखोगे कि सबको तोड़ने में कितना लग रहा है। मान लो इसको तोड़ने में X लगता है, इसको तोड़ने में Y एनर्जी लगती है, इसको Z लग रही है, इसको तोड़ने में P लग रही है, तो 4 मोल बॉन्ड है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? X प्लस Y प्लस Z प्लस P, और कितने बॉन्ड है? किसी भी केस के लिए हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अलग अलग अगर बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो उसकी तो एनर्जी डेफिनेटली अलग होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, फिर भी अलग अलग एनर्जी है, इसलिए हमने एवरेज निकाला है। अगर किसी कंपाउंड में अलग अलग बॉन्ड है तो एनर्जी अलग होने वाली ही है। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लिया मान लो CH3Cl का, तो इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे बॉन्ड है।
3 CH बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए CH 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 और एक बॉन्ड कैसा हो गया Cl। तो इसकी एनर्जी तो इनसे डिफरेंट होने ही वाली, बॉन्ड अलग है तो डिफरेंट होगा ही, बॉन्ड सेम है तब भी एनर्जी क्या हो रही है, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे अगर एनर्जी निकालनी है तो इन तीनों की एवरेज निकलेगी और इसकी तो अलग ही निकलेगी। मतलब इसमें अगर हम बोले बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम बोलेंगे एक बॉन्ड एनर्जी निकलेगी CCl की और एक बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करोगे किसकी, CH की। ये निकालोगे एवरेज, 3 के एवरेज से निकालोगे और ये वाली तो अलग होगी ही होगी। सब एक्सपेरिमेंट से आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बात क्लियर है? कोई समस्या? चलिए बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन करेंगे। नोट हो गया तो बोलिए क्वेश्चन किया तो। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दे रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल करके पहले बताते। मान लो कोई रिएक्शन दे रखा है, यही है CH4 प्लस O2 गिव्स बनता है CO2 और H2। ये रिएक्शन है, ठीक। इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना। इस रिएक्शन को हमने कंबशन वाले में भी यूज किया था, क्या हुआ, ये कल से हो रहा है काउंटिंग गड़बड़, अब सही है। इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है कि पूरी रिएक्शन होने में कितना हीट चेंज आया, कितना एंथैल्पी चेंज आया, वो निकालना। और आपको डेटा दिया है सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, जितने इसमें कंपाउंड है उसमें जितने बॉन्ड है उनकी सबकी बॉन्ड एनर्जी दी है। तो कैसे निकालते हैं इसके लिए, जब आपको क्या गिवन हो, गिवन है आपको बॉन्ड एनर्जी, ये गिवन है। आपको निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है ध्यान रखिए, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो जितने बॉन्ड हैं सबकी बॉन्ड एनर्जी को प्लस करना है, किसके, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितने हैं, पहले एक इसी तरीके का फॉर्मूला बताया था, उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। बॉन्ड एनर्जी में स्पेशली ध्यान रखेंगे, बॉन्ड एनर्जी में क्या है, सबकी बॉन्ड एनर्जी जोड़नी है, किसकी जोड़नी है, सारे रिएक्टेंट की, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी जोड़नी है, ठीक है। और जिसके जितने मोल्स होंगे उनके मोल्स के नंबर को भी मल्टीप्लाई आप क्वेश्चन में डेटा दे देते हैं। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबकी दी हुई है, CH की मान लो 1 दी हुई है, ये कोई भी डेटा दिया होगा, मैं छोटे छोटे डेटा, CH की मान लो 1 दी हुई है, O डबल बॉन्ड O की दी हुई है 2, O डबल बॉन्ड O की कितनी वैल्यू दे रखी है 2, C डबल बॉन्ड O की दे रखी है वैल्यू 3, OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 4, ठीक है। अब इस पहले तो बॉन्ड एनर्जी का वो लिखना है कितनी बॉन्ड एनर्जी है, फिर उसके बाद वैल्यूज रखनी है। तो देखते हैं
देखिए जैसे अपना ये जो CH4 मॉलिक्यूल होगा, आप नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, CH4 मॉलिक्यूल होगा, इसमें 4 CH बॉन्ड होंगे। CH4 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होंगे? 4 CH बॉन्ड होंगे। एक बुक की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, रिएक्टेंट को पहले लेना है तो CH4 रिएक्टेंट है, ले लेते हैं। 4 इंटू CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो, तो O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? O डबल बॉन्ड O होता है ना, O2 की बॉन्डिंग यही तो होती है। कितने O2 मॉलिक्यूल है? 2 है, तो पहले ही 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक O2 मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड O एक दिखाई दे रहा है तो 2 में कितने दिखेंगे? 2 दिख जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और O डबल बॉन्ड O की जो एनर्जी होगी उसको लगा दी। ये रिएक्टेंट का हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस प्रोडक्ट का करते हैं। प्रोडक्ट में CO2 है, CO2 में देखिए C डबल बॉन्ड O इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो C डबल बॉन्ड O एक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O एक है और 2 है, यानी एक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O कितने हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O की भी एनर्जी दी हुई है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय C डबल, ठीक है। अब और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? वाटर है। वाटर में कितने बॉन्ड होंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH हो गए, तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या कर दें? 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और एक में कितने हैं? 2 हैं, OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी, टोटल में 4 OH बॉन्ड हो जाएंगे ना। एक मॉलिक्यूल, एक में कितने दिख रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 मोल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो टोटल में 4 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू OH। अब वैल्यू लगा के आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू लगा के आंसर निकालिए, -6। सब लोग निकालो वैल्यू पुट करके आंसर क्या आ रहा है। प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, मैंने तो अपने हिसाब से डेटा दे दिया। वो तो जो यूनिट दी होगी, मैंने तो यूनिट दी नहीं, सबकी सेम है, कोई भी हो सकता है। -14, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, देखते हैं। 4 इंटू CH, तो CH की 1 है ना, 4 इंटू 1 हो गया। 2 इंटू O डबल बॉन्ड O की कितनी है? 2 है, फिर माइनस में आ गया। 2 इंटू CO, CO की है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू OH, तो 4 इंटू OH कितना हो जाएगा? OH की 4 है, तो कितना बनेगा? 4 प्लस 4 हो गया 8, और यहाँ पे आ गया 6 प्लस 16, कितना बन गया? 22, और ये कितना था? 8, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? माइनस का 14। सबका आया? चेक कर लीजिए आंसर, जिनके गलत आ रहे थे रीचेक कर लो। 6 कैसे आ गया था? प्लस माइनस खराब कर दिया। जितने बॉन्ड है उतने काउंट कर लीजिए, मोल में भी उसी हिसाब से हो जाएंगे और उस हिसाब से लगा देंगे। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल था। हाँ हाँ हाँ, सारी सेम ले ली ना, ये एवरेज दी हुई है, CH की जो गिवन है वो एवरेज दी है, ऐसा नहीं बोला पहले CH की है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है। अगर अलग अलग करके देते तो फिर एवरेज निकालना पड़ता। इन्होंने बोला CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ये है, इसका मतलब उन्होंने एवरेज मान लिया है, एवरेज। क्लियर है? कर लेंगे।
एनसीईआरटी लाया है कोई एनसीईआरटी लाया है? कोई एनसीईआरटी नहीं लाए? बहुत सही। क्या हो गया, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं? क्यों लाए हैं? एनसीईआरटी के सवाल और टफ हैं। इनको जरूरत क्या थी लाने की? यही सोच रहे हैं क्या प्यारे बच्चों? वाह, सवाल ही कम कर रखे, बहुत सही। क्या ही पढ़ाना चाहते हैं पता ही नहीं, सारे सवाल ही उड़ा दिए। ये कह रही अच्छा है मैम। एक दो टर्म और सीख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा सही। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेफिनेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में काम आ रही है। एनसीईआरटी में शायद अलग से दे नहीं रखी है, लेकिन क्वेश्चन में भर दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें दे नहीं रखी हैं, तो करनी तो पड़ेगी अपने को। When one mole of given substance, when one mole of a given substance dissociates into gaseous atoms, enthalpy change in this process is called enthalpy of atomization. When one mole of a compound or molecule dissociates into its gaseous atom, then enthalpy change in this process is called enthalpy of atomization. एटमाइजेशन का मतलब है किसी कंपाउंड का वन मोल ले लीजिए, उसके जितने एटम्स हैं उनको गैसियस एटम्स में के फॉर्म में ला दीजिए, तोड़ दीजिए। जैसे मान लो हमने बोला H2 का वन मोल ले लिया, इससे आपने इसके गैसियस एटम्स बना लिए, हाइड्रोजन एटम में इसको तोड़ दिया, तो इसमें जितनी एंथैल्पी लगेगी इस प्रोसेस में उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मान लो CH4 का आपने वन मोल ले लिया, इसको तोड़ रहे हो C गैसियस में, 4H गैसियस एटम में, सब एटम के फॉर्मेट में चले जाए और कैसा हो, गैसियस हो, तो इसमें जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई समस्या? किसी कंपाउंड के वन मोल को गैसियस एटम में ब्रेक कर देने पे
जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो जैसे H2 वाले केस में ये जो था यही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी तो थी, यही एनर्जी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी। क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि CH4 में 4 CH बॉन्ड टूटेंगे, गैसियस एटम में कन्वर्ट होंगे। नोट कर लिया सबने? नोट हो गया? अब करेंगे कुछ, एटमाइजेशन सीख लिया, अब करें। CCl4 एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, गैसियस है। ये टूट रहा है कार्बन गैसियस में और 4Cl गैसियस में। CCl4 गैसियस है, ये कार्बन गैस और 4Cl गैस में टूट रहा है। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। क्या कैलकुलेट करना है आपको? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। गिवन क्या क्या है? गिवन है डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ CCl4, डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 30.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा डेटा दे रखा है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू -135.5 किलो जूल पर मोल। तीसरा डेटा दे रखा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर कार्बन 715 किलो जूल पर। कार्बन एटम को बनने में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है 715, और दूसरा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया है Cl2 के लिए 242 किलो जूल पर मोल। चलिए सोचिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास दिमाग ही नहीं है। दौड़ाइए। बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CCl बॉन्ड की। -30.5 में प्लस में ही दिया हुआ, माइनस अब छूट गया तो नहीं कुछ।
इसमें भी होगा ना। कोशिश कीजिए, इतने सारे डेटा क्यों दे रखे हैं इसके बारे में जरा सोचिए। बॉन्ड एनर्जी वाला जो बताया उससे भी हो सकता है। बॉन्ड एनर्जी का बताया ना, उससे भी हो सकता है। +30 है। हम्म, नहीं, 326 आ रहा है। बताऊं कैसे सोचना है इसको? जो डेटा दिए हैं ना उनके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। तो जो डेटा दे रखे हैं उनके हिसाब से इक्वेशन लिखते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है किसकी? CCl की, है ना। CCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी। तो पहले डेटा देखते हैं क्या दे रखा है। डेल्टा H वेपराइजेशन दे रखा है CCl4 का। इसका मतलब CCl4 अगर लिक्विड है उसका 1 मोल लेते हो, उसको CCl4 गैस में कन्वर्ट करते हो, तो जो डेल्टा H लगेगा वही दे रखा है। कितना? 30 ये एक लाइन समझ में आई? वेपराइजेशन का मतलब ये लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें? वे गैस में। दूसरी लाइन क्या दे रखी है? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दे रखा है। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 का क्या मतलब होगा? कार्बन सॉलिड 2Cl2 गैस, क्योंकि क्लोरीन गैस के फॉर्मेट में होती है नेचर में, से क्या बनेगा? CCl4 लिक्विड बनता है ओरिजिनली। CCl4 क्या बनता है ओरिजिनली? लिक्विड। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 का इक्वेशन है। तो ये बन गया इसके लिए। कितनी वैल्यू दे रखी है? माइनस 135.5। तीसरा डेटा क्या दे रखा है? तीसरा क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, और चौथा दे रखा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2 का। Cl2 का क्या मतलब है? Cl2 गैस है, इसको तोड़ रहे हो 2Cl गैस में, तो ये क्या बनाएगा? इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना दे रखा है? लास्ट वाला डेटा 242। ठीक। कार्बन वाले का क्या मतलब है? C सॉलिड से बना रहे हैं, C गैसियस, तो है 715।
ये 715 दिया है। कितनी इक्वेशन बना ली हम लोगों ने? तीन बने, ये भी बन गई 4। ठीक है, अब बनाना क्या है, निकालना क्या है अपने को? क्या निकालना है अपने को? अपनी टारगेट ये है, ये गैसियस टूटे किसमें, सी गैसियस और 4Cl गैसियस में। इसी की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है अपने को, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड, इसी का निकालना है। तो यानी इस इक्वेशन के लिए अगर डेल्टा H हम निकाल लें, इसको 5th इक्वेशन अगर बोल दो, तो कल आपको सिखाया था कि 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन को यूज करके टारगेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं। प्लस और माइनस करना पड़ता है या किसी नंबर का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो टारगेट है CCl4 गैसियस लेफ्ट में होना चाहिए, C गैसियस राइट में होना चाहिए, 4Cl गैसियस कहाँ पे होना चाहिए आपका, राइट में। टारगेट क्या है, ये वाली इक्वेशन बनानी है, किसको किसको यूज करके, 1 2 3 4 को यूज करके। अब देखो कैसे आएगी, किसको प्लस करें किसको माइनस करें, आराम से सोच लो ध्यान से। CCl4 गैसियस कहाँ पे चाहिए अपने को टारगेट में, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में चाहिए। पहली इक्वेशन में कहाँ पे दिख रहा है, राइट में दिख रहा है। मोल होल तो ठीक है, एक ही मोल है। तो यानी कि ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन जिसको हमने लिखा है, ये फोर्थ वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। फिर राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन गैसियस दिख रहा है। किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में कार्बन गैसियस दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख रहा है, यानी थर्ड वाले को क्या कर दें, प्लस कर दें। थर्ड वाले को प्लस कर दें। फिर क्या दिख रहा है राइट हैंड साइड में, 4Cl गैसियस। सेकेंड इक्वेशन में 2Cl गैसियस अपने को दिख रहा है। अपने को कितना गैसियस चाहिए राइट हैंड साइड में, 4Cl गैसियस चाहिए। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं। प्लस कर दिया, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन बचती है, फर्स्ट बचती है। तो देखो, क्योंकि फाइनल में Cl2 वगैरह तो है नहीं, यानी Cl2 को तो कट करना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे इक्वेशन में, तो 2Cl2 और यहाँ 4Cl बन जाएगा। पर 2Cl2 को अपने को क्या करना है, हटाना है। कहाँ पे है ये 2Cl2, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमने सीधे सीधे प्लस किया है। तो अगर राइट हैंड साइड में 2Cl2 आ जाए तो उससे कट जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है अपनी फर्स्ट वाली, अगर इसको माइनस कर दो तो कार्बन सॉलिड कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। 2Cl2 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो अब जब इनको सबको प्लस माइनस करके जो ऊपर ऑपरेशन लिखा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, तो इन चारों को यूज करके आपको फर्स्ट जो टारगेट है वो मिल जाएगी। प्लस माइनस करके देख लीजिए टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक करना आपका काम है। टारगेट अगर मिल जाएगा तो जो आपने इस इक्वेशन में किया है वही बॉन्ड एनर्जी, वही आप डेल्टा H में कर दीजिए। तो पहले इक्वेशन की क्या मिल जाएगी, बॉन्ड एनर्जी।
सब लोग देखिए पहले चेक करके कि टारगेट बन रहा है या नहीं। फोर्थ को माइनस किया, थर्ड को प्लस किया, सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करके प्लस किया, फर्स्ट को माइनस किया। करके देख लीजिए। देख लिया? गर्मी में बैठी क्यों? करो। जिनको क्लास में स्लो स्लो रहना है वो पीछे बैठा करें, आगे फास्ट बच्चे बैठे। जल्दी करने की कोशिश करें। ऑनलाइन ट्राई करिए। टारगेट इक्वेशन सही बन रही है क्या? -4 प्लस थर्ड प्लस 2 इंटू सेकेंड बन गई है। तो यही चीज आपको एंथैल्पी में भी कर देनी होगी, तो वो आपकी जो टारगेट है उसकी एंथैल्पी मिल जाएगी। एंथैल्पी में कर दो सबके। यहाँ पे कर लेते हैं। -4 है, फोर्थ कहाँ गई? फोर्थ कहाँ गई? ये वाली है, तो इसका -30.5 कर दिया। प्लस थर्ड है, थर्ड इक्वेशन का है 715 प्लस सेकेंड इंटू 2 इंटू सेकेंड है 2 इंटू 242 माइनस फर्स्ट है। फर्स्ट कहाँ गई? माइनस का 135 है तो प्लस का बन जाएगा। इसको सॉल्व करो। इस डेटा को कितना आ रहा है? 1304 1304। ओके, आपने कर लिया? बात समझ में नहीं आई? मतलब समझ आई या नहीं आई? पहला सवाल मेरा ही है। सॉल्व तो उसके बाद कर ही लेंगे। हाँ। कैलकुलेशन का इसमें है थोड़ा सा कि सही करेंगे तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको इक्वेशन लिखने और समझने आ गया क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है, क्या डेटा दिए हैं, उनके हिसाब से इक्वेशन कैसे लिखे, एक बार वो दिमाग चलने लगेगा। अभी मैं करवा रही हूँ तो अभी आपका उतना तेज नहीं चल रहा होगा। जब खुद से करेंगे क्वेश्चन कि क्या दिया है, कैसे इक्वेशन लिखे, एक बार इक्वेशन लिखने आ गया तो ये क्वेश्चन बस प्लस माइनस है और कुछ है नहीं। पर पहले पहले क्वेश्चन देख के इक्वेशन लिखना, वो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो आंसर आ गया अपना कितना है यहाँ पे आपने निकाला ये डेटा 1304 ये निकाला ना। अब CCl4 CCl4 गैसियस टूट रहा था C और 4Cl में। आपसे पूछा गया है बॉन्ड एनर्जी। क्या पूछा आपसे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड। तो 4 टूटेंगे ना, 4 मोल बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि CCl4 तो ऐसा है। ये जो आपने 1304 कैलकुलेट किया ये पूरी रिएक्शन का है, मतलब 4 टूट जाएंगे, C गैसेस बन जाएगा, 4Cl गैसेस बन जाएगा। तो 4 के टूटने के लिए 1304 लग रही है। पर बॉन्ड एनर्जी तो 1 मोल बॉन्ड के लिए निकालते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1304 कितने के लिए था? 4 मोल बॉन्ड के लिए था, 4CCl बॉन्ड के लिए था। एक के लिए कितना हो जाएगा? 1 मोल बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी? 1304 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना आया है? क्लियर है बात? कर लेंगे ऐसे सवाल। एनसीईआरटी का सवाल था इसलिए करा दिया, कभी कभी वो उसमें भी दे देते हैं। 2 पूछिए।
इक्वेशन बनेगा। हाँ, वही सोचने की बात है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बात समझ आती जाएगी। आपको डेफिनेशन लिखवाई क्यों जा रही है? केवल कॉपी भरने के लिए नहीं, किस लिए लिखवाई जा रही है? कि आप समझें। जैसे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दिया है, तो वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में। अब CCl4 के लिए दिया है, इसका मतलब इसका इक्वेशन हमने क्या बनाया? CCl4 कहाँ गया? लिक्विड कन्वर्ट होगा CCl4 गैसियस में। इसके लिए जो डेल्टा एच इस रिएक्शन का है वही है वेपराइजेशन। फिर आपको सेकेंड डेटा आपने देखा क्या दिया? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। फॉर्मेशन के लिए मैंने सिखाया जिस भी एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट नेचुरल स्टेट में किस स्टेट में है उससे आपको बनाना है उस कंपाउंड का कितना? 1 मोल। तो इसके लिए फॉर्मेशन के लिए हमने इक्वेशन लिख लिया कैसे? C सॉलिड, क्योंकि कार्बन सॉलिड फॉर्मेट में होता है, 2Cl2, Cl2 गैस फॉर्मेट में होती है नेचर में। क्या बनता है नेचर में? CCl4 लिक्विड फॉर्मेट में बनता है, गैस में नहीं बनता है। किसमें बनता है? लिक्विड में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये याद रखनी पड़ेगी अपने को। अब इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी आपकी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2। Cl2 के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि Cl आपका किसमें टूटेगा? Cl2 गैसियस टूटेगा 2Cl गैसियस में। क्यों यहाँ पे गैस क्यों लिया? क्योंकि नेचर में किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो Cl2 गैस टूटेगा एटम में, एटमाइजेशन। फिर कार्बन के उसमें सॉलिड हमने क्यों ले लिया? सॉलिड से हमने ले लिया क्योंकि कार्बन नेचर में कैसे मिलेगा अपने को? सॉलिड फॉर्मेट में। तो कार्बन सॉलिड किस में टूटेगा? गैसियस एटम में टूटेगा, C गैस। इसके लिए भी दिया हुआ था एटमाइजेशन। सबकी एनर्जी को लिख लिया। फिर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया इस इक्वेशन के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी निकालनी है आपको। तो टारगेट बन गया ये। अब ये चारों को इक्वेशन को यूज करके, एल्जेब्रा को यूज करके, प्लस माइनस करके आपने ये टारगेट बना लिया। जो आपने इक्वेशन में किया वही चीज आपने किस में कर दी? डेल्टा एच में कर दी। तो आपको डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन निकलना। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना था अपने को? टूटने के बाद 4 मोल बॉन्ड टूट रहे हैं, अपने को 1 ही मोल बॉन्ड की एनर्जी पूछी गई है, तो 4 से डिवाइड। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा 4-6 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा ये थर्मोकेमिस्ट्री रिलेटिवली डायनेमिक्स से इजी, क्योंकि एक बार आपको इक्वेशन बनाने आ गया तो फिर आप फटाफट से कर लो। जब तक इक्वेशन में दिमाग नहीं चल रहा है तब तक मुसीबत है, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, सॉल्यूशन भी दिया है, डाइल्यूशन भी दिया है, लैटिस एंथैल्पी भी दी है। तो लैटिस एंथैल्पी तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सॉल्यूशन और डाइल्यूशन बता देते हैं। एटमाइजेशन बता ही दिया आपको। कोई ऐसी चीज जो इसमें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पता चला आप जो चीजें कर रहे हो उससे तो आया नहीं, जो एक चीज छूट गई उससे आ गया सवाल, तो क्या होगी? अपनी पूरी मेहनत कचरा हो जाएगा। चलिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं पर दिया है तो कर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। बहुत सारी एंथैल्पी है इसमें तरह तरह की। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
enthalpy of solution of a substance, enthalpy of solution of a substance in a particular solvent, in a particular solvent is defined as enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent, is dissolved in specified amount of solvent. स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब है कि आप सॉल्वेंट को फिक्स करोगे, 100 ml कर लिया, 1 लीटर कर लिया, उसका एक फिक्स अमाउंट होगा, है ना। उस फिक्स अमाउंट में आप क्या करोगे, 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे। जब डिसॉल्व करोगे तो हीट बाहर निकलेगी। किसी सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करोगे तो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, सोल्यूशन बन जाएगा। मान लो एक सोल्यूट है, नमक है, नमक को आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर के मान लीजिए 1 लीटर आपने ले लिए, उसमें नमक का 5 ग्राम आपने डिसॉल्व कर दिया या 5 मोल आपने डिसॉल्व कर दिया। उसके 5 मोल डिसॉल्व करने पे मान लीजिए आपको हीट इवॉल्व हुई आपकी 500 जूल, 500 जूल हीट इवॉल्व हुई, ठीक। तो आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए निकालनी है, 1 मोल कंपाउंड के लिए निकालनी है। तो 5 मोल को डिसॉल्व करने पे 500 जूल निकली, तो 1 मोल को डिसॉल्व करने पे कितनी हीट निकलेगी, 100 निकलेगी। तो 100 जो हो जाएगी वैल्यू, 100 जूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बना, सोल्यूट शुड बी 1 मोल, जितनी भी हीट निकलेगी उस हीट को क्या बोल दोगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर सिंपल वे में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट को आपने क्या किया, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के सर्टेन अमाउंट में डिसॉल्व किया, जब डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इसमें सोल्यूट कितना लिया है हमने, 1 मोल। इसमें जो हीट निकलेगी प्रोसेस में उसी को क्या बोल दोगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया ना, 1 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करने पे सॉल्यूशन बन गया इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उसी को क्या बोल दिया, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सॉल्वेंट हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ज्यादा ले लें, सॉल्वेंट को बढ़ाते जाए। मान लो तुमने 1 मोल नमक लिया, उसमें आपने वाटर डाला 1 लीटर। अब उसके बाद बोल रहे हो कि हम दूसरा सैंपल लेते हैं, 1 मोल ही सॉल्ट लेते हैं NaCl और उसमें हम डालते हैं पानी 2 लीटर, तो देखते हैं कितनी एंथैल्पी निकलती है। तो अब आप और वाटर डालोगे तो धीरे धीरे देखोगे कि और डिसॉल्व होगा, वो और डिसॉल्व होगा तो और ज्यादा हीट निकलेगी, है ना। धीरे धीरे एक, अगर आप वाटर उसमें ऐड करते जा रहे हो बार बार अलग अलग सैंपल लेकर के, किसी में 1 लीटर, किसी में 2 लीटर, किसी में 3, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो ऐसा हो सकता है कि नमक और पानी के केस में आपने 6 लीटर पानी डाला, उसमें सोल्यूशन बनाया, मान लो कि 100 जूल एनर्जी निकली। फिर आपने दूसरा सैंपल लिया, उसमें
6 से थोड़ा सा बढ़ाया, 6.1 किया, तीसरा किया 6.2 किया, सब में देख रहे हैं 100 जूल ही एनर्जी निकल गई। मतलब एक टाइम के बाद कितना भी पानी ऐड करो, 1 मोल से फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जब निकलने लगे तो आप बोलोगे कि अब कितना भी पानी डालते जाएं, कितना भी डाइल्यूट करते जाएं, कितना भी डाइल्यूशन करते जाएं सोल्यूशन का, अब जो अमाउंट है हीट का वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो ऐसा जो अमाउंट होगा हीट का उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट खूब डाल दिया एक्सेस में, अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या हो गई है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। पहले शुरू में तो जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे एंथैल्पी बढ़ेगी और ज्यादा डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट बढ़ाओगे, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो जितना डिसॉल्व होना था वो नमक पानी में डिसॉल्व हो चुका, अब पानी का अमाउंट बढ़ाते रहो, जो आप मेजर करोगे हीट वो उतनी ही पर्टिकुलर आएगी। तो यानी जब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं तो जो सोल्यूशन की एंथैल्पी होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब पानी का, सॉल्वेंट का अथाह सागर आपने उसमें डाल दिया, है ना। तो एक लाइन छोटी सी लिख लो इसके आगे, आया नहीं है कभी, पर क्योंकि अगले चैप्टर में ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसे टर्म्स आपको यूज में आएंगे। When we add more and more solvent, then at a particular point delta H of solution will be constant। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन अब क्या हो जाएगा बाद में जाके, कांस्टेंट। एट दिस पॉइंट एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन at infinite dilution। लैटिस एंथैल्पी भी इस चैप्टर में है, लैटिस एंथैल्पी बॉन्डिंग में करा चुके हैं इसलिए दोबारा से कराया नहीं, वो कर चुके हैं आप लोग। अब 2 सवाल करेंगे, काफी सारा चैप्टर अपना नक्की हो गया है। बाप बोले हम तो कुछ कर ही नहीं रहते, हम तो कुछ करते ही नहीं है, जलेबी की तरह सीधे। क्यों बच्चों, ऑरेंज की बात हो रही है, ऑरेंज हमारे क्लास के क्या है, हॉट टॉपिक है, बिल्कुल हॉट टॉपिक का मतलब जिनके बारे में बात होती है मुझसे, हॉट का मतलब ये, गलत अर्थों में ना लें आप। चलिए सवाल करते हैं, थोड़ा बोरिंग है लेकिन करेंगे, आया है तो। 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन एक्सप्रेस किया गया है, 1 मोल बेंजीन है, इसके कंबशन की बात हो रही है, रिएक्शन दिया है इन्होंने
C6H6 लिक्विड 15/2O2 ये बनाता है 6CO2 गैस। आवाज ना करें, कुछ लोग आवाज कर रहे हैं लगातार। ये इक्वेशन दे रखा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन इज -x किलो जूल। नीचे लाइन लिखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन of 2 mole of benzene is -x किलो जूल। x की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है। क्या क्या डेटा दिया है वो अब बात कर लेते हैं। 2 मोल के लिए कितना है कंबशन, -x है, x की वैल्यू बतानी है आपको। यानी अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H निकल जाए तो वही होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वो 1 मोल के लिए आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मोल के लिए आ जाएगा, वही वैल्यू x है। इसका ये टारगेट हो गया अब अपना इक्वेशन। अब ये क्या बन गया, टारगेट। अब गिवन डेटा क्या है वो देख लो, गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं, उससे ही अपना टारगेट बनाएंगे हम लोग। पहला दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ C6H6 लिक्विड। पहला दे रखा है कार्बन सॉलिड 6 3H2 गैस, इससे बन रहा है C6H6 लिक्विड। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है 48.5 किलो जूल पर। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 दे रखा है। CO2 गैस, C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए दे रखा है -393.5 किलो जूल पर। ये सेकेंड इक्वेशन का हो गया। थर्ड दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। यानी थर्ड है आपका H2 प्लस हाफ O2, ये सब गैस है, और इससे बन रहा है H2O लिक्विड का 1 मोल। इसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है, 3 डेल्टा H दे रखे हैं। पानी का दे रखा है -286। अब देखते हैं आपको हमारी बात कितनी समझ में आई है। पहला, दूसरा, तीसरा इक्वेशन यूज करके टारगेट इक्वेशन बनाना है। टारगेट का डेल्टा H निकलेगा उससे, और वो 1 मोल के लिए निकलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। अब आप अपने दिमाग और हाथों का प्रदर्शन करें। अब सिंपल कैलकुलेशन है। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है क्या? ऑनलाइन यस सर। चलिए जल्दी करिए। हमने नहीं बनाया है, जेईई मेंस में आया है सवाल। आप हमको क्लेम नहीं कर सकते कि मैम आप बड़े बड़े सवाल करवाती हैं, आते हैं इसलिए करवाते हैं। सारांश पूरे टाइम बाद। मेरे पास क्लास में कोई डायरेक्शन नहीं है जहां कोई ना दिखे, नहीं मैं तुम्हें उस डायरेक्शन। करो जल्दी, मुझसे पूछिए क्या पूछ रहे हैं, बोलिए।
कोई चीज नहीं आ रही है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। रफ में कर लीजिए, एक रफ कॉपी एक रफ पेज लेके आया करिए। केमिस्ट्री की क्लास में बहुत कुछ जरूरत होती है, रफ पेज लेके आया करिए। जल्दी करिए, टारगेट बनाइए। लेफ्ट राइट करना सिखा दिया है आपको, जो चीज लेफ्ट की लेफ्ट में रखनी है उसको प्लस करना है, जिसका साइड चेंज करना है उसको माइनस करना है। टारगेट इक्वेशन बना के देख लेंगे। आप देखिए किसको माइनस करना जी। हाँ हाँ तो दो इक्वेशन में O2 है ना, दोनों का मिला के बनेगा। देखो कुछ कॉम्बो बनेगा, सेटिंग करो ऐसे कुछ। फर्स्ट वाली हाँ, क्योंकि लिक्विड लेफ्ट राइट में लेफ्ट में जाना, अगर साइड चेंज करना है तो माइनस करना जी। अच्छा आंसर भी आ गया, खुशखबरी, आंसर आ गया। चलो कितने आ रहे हो? कार्तिक आंसर निकालिए, कार्तिक। हेलो हेलो कार्तिक, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आंसर निकालिए। अरिंज, कोई लेक्चर छूटा नहीं है, कोई बात छूटी नहीं है, आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। ऑक्सीजन का देख लीजिएगा, ऑक्सीजन का लेना देना गड़बड़ कर रहा होगा। दोनों इक्वेशन को मिला के 15/2 O2 आएगा, तो हिसाब किताब बैठाइए थोड़ा सा। कैसे बैठाएंगे आप? देखो 6 कार्बन तो है नहीं ना टारगेट में, टारगेट में 6 कार्बन तो है नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में 6 कार्बन है, सेकंड में केवल कार्बन का एक सॉलिड है, तो इसका मतलब सेकंड वाली को कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करो और फर्स्ट वाली को माइनस करो, क्योंकि आपको CO2 राइट हैंड साइड में चाहिए। सेकंड में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 CO2 राइट में चाहिए ना आपको। बनाए देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपको टारगेट में CO2 चाहिए 6 राइट हैंड साइड में, H2O चाहिए 3 राइट हैंड साइड में। सेकेंड में CO2 राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, थर्ड में H2O राइट हैंड साइड में दिख रहा है, लेकिन थर्ड में H2O एक है, 1 मोल है, और सेकंड में CO2 कितने मोल है, 1 मोल है, दोनों 1 मोल दिख रहे हैं। आपको ये चाहिए 6, तो पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करिए। ये चाहिए आपको 3, तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करिए। फिर इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 6 CO2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और 3 H2O राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इतनी चीज आ जाएगी।
प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोल दो जल्दी से इक्वेशन, बोलो जल्दी। फर्स्ट बोलो, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है, पहली है? ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकंड बोलिए। सेकंड बोलिए। ये सॉलिड है, ये गैस है। थर्ड वाली बोलिए। ये है ना, ठीक। ये गैसियस है, ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड है, लिक्विड वाटर में। आप क्या करो देखो, 6 CO2 चाहिए ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में, और 3H2O चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो थर्ड। अब इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हुई, आपको यहाँ पे 6 कार्बन सॉलिड भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, और अपने टारगेट में कार्बन सॉलिड नहीं है, यानी कि उसको माइनस करना है। पहले इक्वेशन में 6 कार्बन सॉलिड है, तो यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं अपन, तो इसको माइनस कर देते हैं। अब देखो टारगेट मिल रहा है क्या, इसको यूज करने से टारगेट अचीव हो जाएगा, देख लीजिए करके, प्लस माइनस सारा। अगर इससे टारगेट मिल जाएगा तो टारगेट इक्वेशन के लिए डेल्टा एच टारगेट भी आ जाएगा यहाँ पे, इसी से। आंसर अभी क्या बताया था बहन, 6535। सेकंड की एंथैल्पी बोलिए, अर्चित बोलो, सेकंड वाले की। -393.5। थर्ड की बोलिए, -286। और फर्स्ट की बोलिए 48.5 प्लस में है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच टारगेट इक्वेशन कितना आ रहा है, 3 में करके कुछ आएगा, कितना आ रहा है, अरे ये पूछ रहे हैं कितनी वैल्यू आ रही थी, 3267.5 आ रही, ये आएगी वैल्यू, है ना। ये कितने के लिए आ रही है, 1 मोल के लिए। क्वेश्चन में आपके लिए, आपसे कितने मोल के लिए पूछा गया है, 2 मोल। सॉल्व कर लेंगे, यही x की वैल्यू है, माइनस साइन नहीं लगाना। 653। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, ये है -x, x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन नहीं हुई वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। इक्वेशन बनाया कैसे, देखो अर्चित, टारगेट इक्वेशन बोलिए। टारगेट था C6H6 + 15/2 O2 ना,
ये लिक्विड था कि गैस था? हाँ, ये 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, यही था ना। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H निकालना है अपने को। बोला गया है कि इसके अगर बेंजीन के 2 मोल का कंबशन करते हैं तो कितनी हीट निकलेगी। तो 1 मोल के लिए इस रिएक्शन से निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू 1 मोल के लिए, मतलब ये टारगेट इक्वेशन हो गया अपना कंबशन का। इसको बनाने के लिए राइट हैंड साइड में 6CO2 चाहिए थे, राइट हैंड साइड में 3H2O चाहिए थे। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमने देखा कि ये CO2 है और थर्ड में देखा कि H2O है। तो इस इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ लिया, इसको और इसको जोड़ लिया। ठीक, इसको और इसको जैसे ही जोड़ते हैं, इधर 6CO2 राइट हैंड साइड में मिल गया, इधर 3H2O मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 कार्बन, 6O2, 3H2 और 3/2 O2 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा ना, 3/2 O2। अब क्या करना है, अपने टारगेट इक्वेशन में H2 भी नहीं है, O2 तो है लेकिन H2 नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने 3 का मल्टीप्लाई किया था, लेफ्ट हैंड साइड में 3H2 आ गया था। ठीक है, इस इक्वेशन में 3H2 लेफ्ट हैंड साइड में है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करना रह गया था। इधर 3H2 लेफ्ट में आ गया, इधर भी लेफ्ट में है। तो 3H2 को क्योंकि हमारे टारगेट में है नहीं, हटाना है, तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे ये -3H2 बन जाएगा, इसके 3H2 से कट जाएगा। जैसे ही माइनस करोगे ये -6 कार्बन बन जाएगा, इसके 6 कार्बन से कट जाएगा। ठीक है, O2 का हिसाब किताब देख लीजिए, बैठता है कि नहीं बैठता है। 15/2 O2 आने चाहिए, टोटल जोड़ के देख लो, 7.5 O2 आ रहा है क्या? यहाँ 3/2 O2 हो गया, यानी 1.5 O2, और यहाँ पे हो गया आपका कितना, 6 प्लस 1.5 कितना हो गया, 7.5, दैट इज 15/2 O2। तो O2 का भी बैठ गया, H2 और सारे बाकी जो कटने थे वो कट गए। ठीक है, तो टारगेट कैसे बनाना है ये आपने दिमाग, सबसे पहले आप बोलते हो, सबसे पहले आप बोलते हो क्यों? अच्छा, आपने कुछ नहीं बोला तो अच्छी बात है, मतलब मैंने कुछ गलत समझ लिया शायद। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, क्लास को खत्म करें। सारांश इसका आंसर निकालेंगे, और जब तक नहीं निकालेंगे आप तो नहीं जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोल रहे हैं इथेन बनाना है इथाइलिन से, हाइड्रोजन ऐड करके इथेन बनाना है। इथेन होता है C2H6, इथाइलिन होता है C2H4, उसमें H2 जोड़ेंगे तो इथेन बनेगा। ये बात इन्होंने लैंग्वेज में लिखी है, हमने क्या किया, इसको किसमें लिख लिया, इक्वेशन में। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, इस इक्वेशन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है C2H6 का। और आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, किसकी किसकी देखिए, CH बॉन्ड की, CC बॉन्ड की, C डबल बॉन्ड C की, HH की। वैल्यू लिख देते हैं, सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है।
चलिए तो करो कैलकुलेशन। इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन से निकालनी है। हाँ क्या सबसे, हाँ इसी से तो करना है बॉन्ड एनर्जी। वैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर C2H6 का लिखते तो कैसे निकले, कार्बन सॉलिड से लिखते, H2 से लिखते, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया इसी इक्वेशन से निकालना आपको। तो अब इसी इक्वेशन का डेल्टा H निकालना है, यानी कि आपको निकालना सिखाया बॉन्ड एनर्जी से, निकाल लीजिए फटाफट। स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ जिससे आपको बॉन्ड का पता लग जाए। C2H4 में बॉन्ड है ये, C2H4 में 4 तो CH बॉन्ड है और 1 CC बॉन्ड है। C2H6 में H2 का पता ही है आपको, ये होता है। C2H6 में ये बॉन्ड है, C2H6 में 4 है, 6 है CH बॉन्ड, 1 है CC सिंगल बॉन्ड। अब सारे मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, अब आप फटाफट बॉन्ड एनर्जी निकाल के प्लस मल्टीप्लाई कर लो बॉन्ड गिन गिन के। नव्या आपको आप आ रहा है क्या, समझ आ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहे हो? यस मैम, कब आ रहे हो? पेन पेपर तो होगा नहीं? हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अच्छा ओके ओके। जब तक कोशिश नहीं करेंगे मैम कैलकुलेशन करके दे दे, पड़ोसी कैलकुलेशन करके दे दे, तब तक नहीं आएगा आपका, ना हाथ चलेगा ना दिमाग। हाथ और दिमाग दोनों चलाइए, जो स्टेप नहीं आ रहा है पूछिए। मानसी आपको आंसर देना है इस बार, बहुत देर से आपने आंसर नहीं दिया है। दीवा निकालिए, फॉर्मूला सामने है, जल्दी से करिए फिर आपकी क्लास भी ऑफ कर। सारांश आपके आंसर निकालने पे क्लास छूटेगी, तो जल्दी करिए। हर इंच कितना आ रहा है? वही तो निकालना है, इतना कैसे आ गया? वही प्रोसेस लगाया ना, बैग रखने के लिए किसने कहा? तो बोला थोड़ी अभी, डेकोरम मेंटेन करिए क्लास। चलिए करें। हा? नहीं माइनस का कितना आ रहा है? 125। चलिए करते हैं। क्या बताया था आपको, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी निकाल लीजिए सबकी, किसकी, रिएक्टेंट की, और समेशन कर दीजिए बॉन्ड एनर्जी का, किसका, प्रोडक्ट का। अब बोर्ड पे देख लीजिए, आपस में कोई बात नहीं करेगा। रिएक्टेंट क्या क्या है, C2H4 है और H2 है। C2H4 में CH बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, और C डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है। तो जोड़ लीजिए इसका, 4 तो CH बॉन्ड का लगा दीजिए, CH बॉन्ड का कितना है 414, और
C डबल बॉन्ड C का कितना है 615, ये एक रिएक्टेंट हो गया। दूसरा रिएक्टेंट H2 है, तो H2 का 435 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में प्रोडक्ट में C2H6 है, C2H6 में CH बॉन्ड कितने हैं 6 है, तो 6 इंटू CH बॉन्ड का कितना है 414 दे रखा है, और आपका C सिंगल बॉन्ड का कितना दे रखा है 347, ठीक है। कैलकुलेट कर ले। अब ये देखो 4 इंटू 414 है, तो 4 इंटू 414 और ये 6 इंटू 414, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 615 बचेगा, ये 435 होगा, ये माइनस में 2 इंटू 414 बचेगा, प्लस 347 ये बचेगा। अब सॉल्व करो इसको, माइनस का 125 आ रहा है क्या, ये तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 347 माइनस का क्यों आएगा, अच्छा हाँ ये माइनस हो जाएगा। अब देख लो माइनस 125 आना चाहिए, सही है कैलकुलेशन, देख लो 414 का हो गया 828, 828 प्लस 300 हो गया 1128, 1128 प्लस 50 करोगे तो कितना आएगा 1128 प्लस 50 78 है ना, और 50 तो ऐड करना नहीं है 3, तो 1175, ये माइनस का आ गया 1175, माइनस का 1175 और प्लस का है 6 और 4 हो गया 1000, और 1000 में कितना जोड़े 50, तो 1050 आ गया, तो कितना आ गया, ठीक है आंसर आ गया आपका -125 विल बी योर आंसर, ठीक है। आज की क्लास होती है आपकी, चलिए बाय बाय बच्चों।